टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में जितने सवाल बनते हैं ना, सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन से ही बनते हैं। ठीक है, जितने भी आपके नीट में सवाल आएंगे वो सरफेस टेंशन में बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जो मैंने आपको पढ़ाया है सारा। अभी केटीजी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह भी पढ़ना बाकी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल पढ़ना हमारा बाकी है। अभी हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, फिर हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर। उसके बाद हम केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएंगे, तो हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो सीक्वेंस यही है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल मैटर मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर हमने खत्म कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब हम आ गए, हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, फिर विस्कोसिटी, उसके बाद सॉलिड। कोई सॉलिड से बहुत ज्यादा सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कराएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। देखो ये ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें फिजिक्स में ना ऐसे मतलब ऐसे लिखी हुई है कि समझ में नहीं आता। फिर अब ये सरफेस टेंशन लिखने की क्या जरूरत थी? मतलब टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इट इज द टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। जैसे विश्वास कुमार को कुमार विश्वास नाम दे दिया गया, तो उसी तरीके से इसको क्या नाम दे दिया गया? सरफेस टेंशन। ये है क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज द टेंशन ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कोई भी आप लोग ने लिक्विड देखा है तो उसकी जो अपर सरफेस होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। तो वो जो स्ट्रेच होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। एक ऐसा लगता है कि हमको वाटर में क्या है, एक झिल्ली सी बन गई। जैसे ये देखिए ग्लास आप लोग के लिए लेके आया हूं मैं, तो अगर इसकी जो अपर सरफेस है ना, तो इसकी अपर सरफेस पे आपको क्या जैसा फील होता है? जैसे ऐसा फील होता है कि लेयर इसकी ऊपर से बन गई है। ठीक है, चाय वगैरह पीते हैं तो उस पर लेयर देखिए जम भी जाती है। चाय वगैरह पीते हैं तो उसकी अपर लेयर क्या हो जाती है? जम भी जाती है। और अगर ऐसा मटेरियल नहीं भी है, उस मटेरियल की बात नहीं करते हम, उस लिक्विड की, अगर हम नॉर्मल लिक्विड भी देख रहे हैं तो उसकी अपर सरफेस क्या होती है? थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कैसा होता है, उसके बाद हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक दो वीडियो मैं आपको दिखा दूं या डायरेक्ट शुरू करूं? पता है आप लोगों को? चलो तुम लोग देख लो, फिर समझाते हैं। मैडम भेजो। देखो तो पहले दिखा देते हैं। अच्छा एक बात और समझिए, दो तीन चीज मैं आपके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझिए, जब वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती है, बूंद बूंद गिरती है ना, जब पानी जैसे नल से आ रहा है और वो गिर रहा है, और जब वो गिरते गिरते क्या हुआ? गिरा। तो जब वो गिर रहा है तब तो उसका शेप क्या होता है? जैसे मान लीजिए नल है, ठीक है, नल का मान लीजिए टैप है, और टैप से क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह गिर, और जब ये गिरती है हवा में आती है ना, तो ये प्योर क्या हो जाती है? प्योर सर्कुलर शेप में आ जाती है। किस में आ जाती है? प्योर सर्कुलर शेप में आ जाती है। तो ये क्यों आ जाती हैं? इन सारी चीजों की ये इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है सरफेस टेंशन। क्या रीजन है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन होता क्या है पहले उसको समझिए। ठीक है, सरफेस टेंशन होता क्या है तो उसको मैं आपको वीडियो की मदद से समझाता हूं। देखिए हम लोग थोड़ा पहले इसको समझिए। आप देखिए, अब आप मैं 5 मिनट बोलूंगा नहीं, आप लोग खुद इसको देखिए और बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिए। लाइट्स का इफेक्ट तो नहीं आ रहा ज्यादा? बंद कर दूं क्या? चलो, दिख रहा है अब अच्छे से? ठीक है, तो थोड़ा इसको सुनिएगा भी, आवाज भी इसमें है तो सुनिएगा भी। ठीक है, वॉल्यूम समझ में नहीं आएगा ज्यादा, बस सुन लो कि क्या कह रहा है। ठीक है, बाद में समझाने के लिए तो मैं हूं। चलिए, कहां पहुंच गए हम लोग? इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। ठीक है, आईएसएस पे पहुंच गए। देखो अब समझो, डेंसिटी ऑफ पेपर क्लिप क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है। अभी हम लोग ने नहीं पढ़ा है आर्किमिडीज वगैरह, लेकिन इतना हम जानते हैं। ठीक है, अगर हमारी ये डेंसिटी किसी मटेरियल की, जाओ अंदर जाओ, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अगर ज्यादा है वाटर से, तो
तो ये क्या होना है, सिंक हो जानी चाहिए, लेकिन ये सिंक क्या हो रही है, सिंक नहीं हो रही है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो क्या है, वो है सरफेस टेंशन। वो स्ट्रेच है ना, तो ये क्या करेगा, इसको रोक के रखे। अगर मैं ऊपर से एक प्रेशर लगाऊं, ऊपर से एक प्रेशर लगाऊं, तो ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, नीचे सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इनकी बातें देखते रहो, तुम सुनते रहो, बीच बीच में बताता रहूंगा मैं। अब ये भाई साहब जो हैं, ये हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे, वहां पे हैं, और इसको परफॉर्म कराया गया क्योंकि वहां पे ग्रेविटी तो है नहीं, वरना तो वाटर जैसे मैंने किया, वाटर ड्रॉपलेट क्या हो गई, तुरंत ही गिर गई। अब जब ग्रेविटी नहीं होगी और वाटर में यहां से गिराऊंगा, तो गिरने के बाद क्या होगा, वाटर की प्रॉपर्टीज होती है कि मिनिमम एरिया कवर करता है, क्या करता है, मिनिमम एरिया, और मिनिमम एरिया कवर करता है तो सर्कुलर शेप में बनता है, मिनिमम एरिया करता है सर्कुलर शेप में कवर करता है। तो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स, अभी बताऊंगा बेटा, आगे समझाऊंगा पूरा, अभी सुनते जाओ। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खींच के रखते हैं, तो एक हमारा शेप कैसा होता है, सर्किल के शेप या स्फेरिकल शेप में आ जाता है। तो जो भी ड्रॉप्स गिरेगी वो क्या होगी, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप की होगी। लेकिन उसको यहां पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ड्रॉप किया तर से वो नीचे गिर गई। अब ये जब अभी देखो करेंगे, जब वाटर की ड्रॉप निकलेगी तो गोल गोल होके स्पेस में घूमती रहेगी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। ठीक हो, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कहां पे हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, वैसे जानते ही होंगे आप लोग, ग्रेविटी एक मूवी भी बनी थी हॉलीवुड की, तो वो क्या है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे ये लोग हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। Experience unbalanced molecular forces. Since the molecules are attracted from inside, but not from the outside. This causes the surface to behave like a stretched elastic membrane. Life on the Earth is dominated by gravity. Think of the things you use every day. You ride in a car, you eat with a spoon, you sit in a chair, you drink out of a cup. All these things inherently depend on gravity. But up here in orbit, the effects of gravity seem to disappear. With gravity out of the picture, other forces start to dominate our daily work. One such force that becomes very important here in orbit is surface tension. Here in space, surface tension is critically important, even for something as simple as getting a drink of water. देखो कैसा शेप आया इसका, स्फेरिकल शेप आया। ठीक है, मतलब अगर अर्थ पे हम डिस्कस करेंगे तुरंत ही, क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को ना, ठीक है, पूरा हो जाने देते फिर समझाता हूं, सुन लो। पानी पीना ही बहुत कठिन है स्पेस में। Makes perfect sphere. So you can see that there's a lot more going on surface tension. It's easier to see that surface water in space. देखो ये जो स्फेयर जब ये निकल रहा है यहां से, तब इसका शेप इरेगुलर है, तब इसका शेप इरेगुलर है, और जैसे ही ये हवा में आया, अपना पिछले जो मटेरियल है ये जुड़ा हुआ है ना, पानी इससे जुड़ा हुआ है, पूरा वाटर आ रहा है, तो अब उसके मॉलिक्यूल से ये अलग हो गया, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ही हैं, और आपस में कैसा फोर्स लगा रहे हैं, कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एक स्फेरिकल शेप को बना लेंगे, और कैसा भी शेप हो वो कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्यों परफॉर्म कर रहे हैं आउट ऑफ द ग्रेविटी स्पेस में जाके, क्योंकि हमको ढंग से समझ में आए, वरना तो ये तुरंत ही पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा और हमको समझ में नहीं आएगा। वो भी आपको दिखाऊंगा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा से वीडियो शूट कर किया गया है, या नल का पानी आप लोग टपकते टपकते देखिएगा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे जो टपकता है, जब टपकता है और जब वो हवा में आता है तब वो कैसा हो जाता है, एकदम सर्कुलर शेप, स्फेरिकल शेप में हो जाता है। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करो। ये देखो, अभी देखना, Even if the water is coming out of the faucet in a stream rather than drops, with
enough distance to fall, the stream might actually break up. ये देखो पूरी ड्रॉप्स कैसी है, देखो ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, ये सारी क्या है, स्फेरिकल में भी है। क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इट सरफेस टेंशन। ठीक है, अब कैसे होता है वो अभी समझाएंगे। Surface tension arises because of tiny forces acting between the individual molecules of water. These intermolecular forces are like tiny springs connecting all the H2O molecules. If this sphere of water is slightly stretched in one direction, the tiny springs pull it back to its original shape. The water always tries to be in a sphere, because this way the little springs are all stretched the same amount. None have to work harder than another. To share the work evenly, the water takes the shape of the least surface area, which for a freely floating object is a sphere. What like water is a sphere? Molecules in liquid water are mutually attractive. They can slip and slide past each other. That's how liquid water can take the shape of a container or its really fast. But water molecules at the surface aren't much attracted to scatter molecules with the air above them. Their main attraction. देखो इसको भी समझ लो, जैसे ग्लास में वाटर रखा हुआ है, तो जो इधर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट हैं, मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, सारे लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बट जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे है, तो सरफेस पे क्या है, एयर है, और नीचे क्या है, वाटर है। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो किधर अट्रैक्ट होंगे, वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, बात समझो बेटा। यहां सब में क्या है, यहां पे सब में ये, यहां पे कोई मान लो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेम सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, कोहेसिव, और अपोजिट मॉलिक्यूल या अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, ठीक है, वो एडेसिव फोर्स होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर तो सारा वाटर मॉलिक्यूल ही है ना, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बट ये जो सरफेस है, सरफेस में ऊपर क्या है, एयर, और नीचे क्या है, वाटर। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने से उसको नीचे खींचेगा। जब नीचे खींचेगा तो उसमें तनाव आ जाएगा ना, सरफेस में क्या आ जाएगा, एक तनाव आ जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। उसी की वजह से क्या है, सरफेस टेंशन। और क्यों होता है, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस के कारण। अभी समझाऊंगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस के कारण। ठीक है, थोड़ा सा और देख लो। अच्छा, बहुत सारे सरफेस होते, तुम लोग ने देखा होगा, मच्छर वगैरह होते हैं, पानी पे चलने लगते हैं। आप भी चल सकते हो, आप नहीं चल सकते हो, बट मच्छर वगैरह क्या है, चल पा रहे हैं। क्यों चल पा रहे हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, देखो स्किन जैसी बन जाती है ना, इसको वाटर स्किन भी बोलते हैं। अब देखो, जैसे मान लो यहां पे सेंटर पे कोई मॉलिक्यूल यहां पे है, ठीक है, अभी इसको समझाऊंगा सब। इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे एक अभी और भी पढ़ेंगे हम लोग कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की रेंज कितनी होती है, 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर। तो यहां पर जो इस जगह पे एकदम सेंटर पे जो हमारा क्या लगा है, इस जगह सेंटर पे हमारा अगर कोई मॉलिक्यूल है, तो 10 की पावर 9 मीटर तक के पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स कैसा लगा, इस तरह का फोर्स लगेगा। तो एक मॉलिक्यूल का कितना स्फीयर बन जाएगा, 10 की पावर -9 रेडियस का अगर स्फीयर खींच लूं, तो उतने स्फीयर में इसका क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस होगा। उसको बोलूंगा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये क्या करेगा, ये अपने आप को, एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और जब एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा तो शेप कैसा डेवलप होगा, हमारा स्फेरिकल शेप डेवलप होगा। ठीक है, What's around the trick
the tissue sticks. With a little practice, the paper clip can be left on top of the water. Now, we know it's not floating to serve the density, but rather it's being held up by the surface. देखो ये फ्लोट कर रहा है डेंसिटी के कारण नहीं, डेंसिटी को लॉ हम लगाएंगे तब तो ये नीचे चला जाना चाहिए। डेंसिटी इसकी ज्यादा है, आयरन की बनी हुई है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट बॉयंसी फोर्स या उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, डूब जाना चाहिए। बट डूब क्यों नहीं रहा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, That's how some water bodies it's not learned until next time, I'll be wait. ठीक है, ये चीज है। एक चीज और मुझे दिखाना है आपको, யாரும் என்ன பண்றீங்க? சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு சொல்லி பாட்டுச்சா? कुछ लैंग्वेज अलग है इनकी। Awesome bubble bond. Let's have a look at the name. Same length. What's the name of my shape? It's square. चलिए सुनिए, मेरी बात समझिए कि सोप बबल है। जब हम इसको, जैसे बहुत आप लोगों ने भी किया होगा, मिले उले में बिकता है ये, तो वो क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है, उसको डुबोते हैं और फूंक मारते हैं, तो कैसा होता है हमारा सर। अगर वो सर्कुलर शेप का नहीं होगा तो भी आपका शेप कैसा फॉर्म होगा, सर्कुलर ही या स्फेरिकल ही। सर्कुलर कहना उचित नहीं है, क्या होगा, स्फेरिकल शेप ही होगा। तो उसको एक्सपेरिमेंटली क्यों होगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्या होगा, वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा एरिया को, और निकलते वक्त तो वो क्या होगा, किसी भी शेप में हो, ट्रायंगल के शेप में भी आप लेके उसको फूंक मारेंगे तो जब वो बाहर निकल जाएगा तो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप हो, फिर हम लोग उसको काम करते हैं। देखो जैसे ये कैसा है, लगभग रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में है। It's square. जल्दी बढ़ाओ भाई। And अच्छा see, पहले बता रहे हैं, a cube. नहीं निकला, Do that again. कोई बात नहीं बेटा। What's going wrong? What did I forget? This is water. You can't make सुन लो, ऐसा कोई वो नहीं है मजाक में इन्होंने बढ़ाया है। सोप ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। हर चीज को तुम लोग मजे में ले रहे हो ऐसा नहीं है, वो कुछ समझाने के लिए। एक होता है मिस्टेक, एक होता है मतलब जानबूझ के की गई मिस्टेक। इट इज नॉट अ मिस्टेक। ये इतना बड़ा कोई प्रोफेसर होगा पढ़ा रहा है, मिस्टेक नहीं कर रहा है, वो केयरफुली मिस्टेक कर रहा है, ताकि आप जैसे मैं भी बहुत बार सवाल कराता हूं तो गलत करा देता हूं। क्यों करा देता हूं, मुझे पता नहीं होता है, कराता हूं ताकि वो आप उसको सही कर पाओ, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा मिस्टेक से सीखता है। चाहे आपकी पढ़ाई हो चाहे लाइफ हो, आप मिस्टेक से ही सीखते हैं। थ्योरी कितनी भी पढ़ा लूं बेटा, जब तक आप सवाल करके मिस्टेक नहीं करोगे, मिस्टेक का डाउट सॉल्व नहीं होगा, तब तक आप चीजों को सीख नहीं पाओगे ना। सीखना तो हर चीज में क्या है कि आपको मिस्टेक से ही सीखना है। चलो ये कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ाएंगे, Let's go. हम लोग शेप पे आते हैं जो हमारा काम है। चलो Smartly. Tasted it, mate? हाँ। So, I'm going to चलो, तो बड़ा ही से ले लिया इन्होंने।
देखो कैसा सर्किल कैसा आ रहा है, ये स्फेरिकल टाइप का what shape did it एकदम, make? और देखो परफेक्ट स्फेयर है, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल भी हो, एकदम परफेक्ट स्फेयर है, ठीक है। Made और देखते हैं थोड़ा, हम लोग देख लें। and what shape did it make? Bubble ones. Now before I did ये देखो कैसा है, ये स्क्वायर का शेप है, अब इससे करेंगे तो bubbles will it make? बताओ कैसा आ रहा है, स्फेरिकल ही आ रहा है। अब ट्रायंगुलर अगर वो ले लेंगे, ये ले लेंगे ट्रायंगुलर टाइप का, तो भी करेंगे तो कैसा आएगा, हमारा स्फेरिकल ही आएगा, ठीक है। So we'll चलो। see it again. Let's find out. ये ट्रायंगुलर है, कैसा है, Let me try again. Please too hard. कैसा आ रहा है, स्फेरिकल आ रहा है, ठीक है। बात समझ गया है, चलो बस आज का शो में ही यहीं तक। ठीक है, क्यूरियोसिटी डेवलप हुई आप लोग के अंदर, थोड़ा सा समझ में आया। अब हम लोग असली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, लिखा हुआ सरफेस टेंशन। अच्छा, एक भी और चाहो तो इसको करके भी देख लो, एक चीज ये भी करा ही देते हैं, 2 मिनट इसको भी देख लीजिए। आ जाओ बच्चा, एक कोई आ जाए बच्चा, आ जाओ जल्दी आओ, समय नहीं है। कौन आएगा, जल्दी आओ, कोई आए, आओ आकांक्षा, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, कोई आ जाओ, जल्दी उठो, समय नहीं है बेटा, समय नहीं खराब करना है, समय नहीं खराब करना है। बुला लो मैम को, बुलाओ। अरे आओ नीरज, तुम आ जाओ, आओ आकाश आओ, जल्दी आ जाओ। देख लो जल्दी, इतना बता चुका हूँ, सब समझ में आ चुका है, करना फर्जी है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं थोड़ी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए उनके दिमाग में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे ये देखो चिप का ही है, मैं यही मिला मुझे, नीडल टाइप का है, नीडल नहीं है तो यही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर दूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर, देखो ऐसे कर रहा है, तैर रहा है, इधर पास से बना लो। अगर मैं इसको करूं तो ये क्या करने लगा, इस पे तैरने लगा, दिख रहा है ना सबको तैरते हुए। अरे देखो भाई, अभी देखने के लिए तो इतनी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, देख लिया था ना, देखो बेटा कैसा हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है। ये क्यों तैर रहा है, सरफेस टेंशन के कारण। अगर मैं इसको हल्का सा पुश कर दूं, हल्का सा ये पुश कर दूं, तो अब ये कहां चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। एक बात और समझ लो, जैसे इसकी वाटर है, वाटर की सरफेस है, यहाँ पर क्या है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, वो सारा फोर्स क्या एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हो, तो उसको फोर्स को क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर भी 2 टाइप के होते हैं, एक कोहेसिव और एक एडेसिव। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है तो कोहेसिव फोर्स, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं लग रहा है, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, एडेसिव फोर्स बोलेंगे। अब ये तो लग रहा है भाई, इसमें लग रहा है, सब लगा रहे हैं। अब ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहां फोर्स लगा देंगे, ऊपर थोड़ा लगा देंगे, वो क्या अंदर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक हमारा क्या बनेगा, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा सरफेस में भी, और सारे फोर्सेस क्या लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से क्या रहेगा, ये स्ट्रेच रहेगा, एक तनी हुई झल्ली की तरफ से लगती है ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं वाटर स्किन। वाटर की ही क्या है, ये स्किन है, वाटर की अपनी स्किन है, ठीक है। बैठो भाई, इतना ही करना था। चलो, अरे मतलब अपने हाथ से कर सकते हो। चलिए, तो चलिए लिखिए, चलिए बच्चों लिखिए, समझ में आ गया, ज्यादातर चीजें क्लियर हैं बच्चों, एकदम 100%, ठीक है। चलो लिखते हैं, अब लिखते हैं, अब टाइम नहीं लॉस करेंगे, अब लिखिए, लिखिए टेंशन फोर्स which is acting, tension force which is acting on the surface of a liquid, on the surface of a liquid, ब्रैकेट में, not on solid or gas, tension force which is acting on the surface of a liquid
ब्रैकेट में नॉट ऑन सॉलिड और गैस। जो ये सरफेस टेंशन फोर्स डिफाइंड है किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर द लिक्विड, सॉलिड और गैस के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इज नोन एज सरफेस टेंशन, इज नोन एज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट लाइन से, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर लिक्विड ओनली, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर लिक्विड ओनली। नेक्स्ट लिखिए, द लिक्विड सरफेस behaves as the liquid surface behaves as stretched elastic membrane. The liquid surface behave as stretched elastic membrane. अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एक चीज हल्की सी और समझ लो, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन which has a natural tendency to contract and tend to have a minimum possible area, This properties of liquid is known as surface tension. This property is known as surface tension. नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल needle on a floating water, needle on floating water, needle on floating water, floating needle on floating water। क्यों इतना लेट आते हो? देखो बच्चों, देखो, ये जब निडल को हम ऐसे डालते हैं ना, तो देखो, एक जो मैंने अभी आपको क्या बताया था, स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है? इलास्टिक टाइप की है। उसको आप डालते हो तो अपनी जगह पे रहती है कि थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच हो जाने के कारण ये ऐसा आ रहा है ना शेप। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ बहुत हम लोग, चलो देख लो, इसको भी देख लो।
तो ये जो पास की मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी स्ट्रेच हो जा रही है। इसको हम वाटर स्किन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाटर स्किन। और एक बात और समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझिए। अभी हम लोग जो सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं ना, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब तक हम पानी की सतह पे हैं तब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन। और जब हम पानी के अंदर चले जाएंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। आप लोग कह रहे हैं सर ये मतलब ऐसे बीच में क्यों शुरू कर दिया, पहले सरफेस का तो पढ़ ले, सरफेस के बारे में जानकारी ले ले, तब गोता लगाया जाएगा। पहले जाने तो, पहले ही नीचे चले जाएंगे तो डूब सकते हैं। तो क्या आपने समझा कि पहले आप सरफेस के बारे में समझ लीजिए, सरफेस का बिहेवियर समझ लीजिए, कैसे रिएक्ट करता है समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या चलेंगे, सरफेस से फिर हम क्या चलेंगे, पानी के अंदर चलेंगे। तो पानी के अंदर चलेंगे तब बर्नौली थ्योरम और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई। तो जब यहां तक है तो हम पढ़ रहे हैं सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, और जब सरफेस टेंशन विस्कोसिटी एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद किस पे आ जाएंगे, पानी के अंदर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो पानी के अंदर की जो चर्चा होगी वो फ्लूइड मैकेनिक्स में होगी। ठीक है, और पानी की सतह पे जो चर्चा हो रही है वो किस पे हो रही है, सरफेस टेंशन पे हो रही है। चलो, ऐसा लग रहा है ना कि एक इलास्टिक सी झिल्ली है, उसके ऊपर कोई चीज आपने रख दी और वो थोड़ा क्या हो गया, वो थोड़ा सा फैल गया, तो इसको क्या बोला, स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन। याद नहीं करना है ना, समझ में आ गया एकदम, नाम नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हमको। चलिए, तो निडल फ्लोटिंग ऑन अ वाटर सरफेस। नेक्स्ट लिखिए, पेपर क्लिप फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। अब सबका दिखा नहीं रहा हूं, समझ में आ गया आपको। पेपर क्लिप भी आती है ना, वो भी आप रखोगे तो क्या हो जाएगी, वो भी डूबेगी नहीं। और निडल डायरेक्ट डूब जाती है तो क्या करते हैं, पहले इससे पेपर से कर लेते हैं ना, पेपर के ऊपर रखकर निडल को, बहुत बार ऐसा होता है इसको, उसको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, हल्का सा भी फोर्स आपने लगा दिया तो वो डूब जाएगी। तो आप क्या करेंगे, पेपर ऐसे करके, पेपर के ऊपर आपने निडल रखा और इस पेपर को इसके अंदर रख दिया, और ऊपर क्या रख दी, निडल। तो धीरे धीरे तो ये पेपर कैसा है, ये टिश्यू पेपर है, तो वाटर एब्जॉर्ब करके भारी होके अपने आप नीचे चला जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर निडल बचेगी। आप लोग ने कर रखा होगा 12th वगैरह में, एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, पेपर क्लिप फ्लोटिंग ऑन अ वाटर सरफेस। थर्ड लिखिए, insect walking on a water surface. Insect walking on a water surface. Insect walking on a water surface. फोर्थ पॉइंट लिखिए, सरफेस टेंशन ऑन सोप फिल्म लूप। सरफेस टेंशन ऑन सोप फिल्म लूप। सोप फिल्म लूप। सोप फिल्म लूप क्या, वही जो अभी हम निकाल रहे थे ना, उसको क्या बोलते हैं, सोप फिल्म लूप। लूप बोलते हैं क्योंकि रिपीट करता रहता है। ठीक है, एक निकलता है फिर दूसरा निकलता है, तो सोप फिल्म लूप में भी क्या होता है, सरफेस टेंशन। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, नहीं फिफ्थ पॉइंट नहीं, एग्जांपल लिख रहे थे ना, हाँ बस इतना हो गया। फिर लिखिए, नेक्स्ट लाइन से नोट करके लिखिए, वाटर ड्रॉप्स आर ऑलवेज स्फेरिकल। Water drops are always spherical and all irregular loops. Water drops are always spherical. Water drops are always spherical because all irregular loop, रेगुलर और इरेगुलर लूप का मतलब क्या है, वही जो हम ले रहे हैं ना, इसमें से बबल क्या, जब बबल निकल रहा होता है तो ऐसे 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 क्या करता है, हिलता रहता है, और जब वो बाहर फाइनली बाहर आ जाता है तो क्या होता है, अपना शेप ले लेता है। चाहे हम उसको राउंड से भी करें तो भी क्या होगा, स्फेरिकल आएगा, अगर उससे करें तो भी आएगा, और कैसा भी होगा ड्रॉप्स वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। तो ऑल रेगुलर इरेगुलर लूप प्रोड्यूसेस round spherical bubble. Because
surface tension of the bubble, surface tension of the bubble pulls at the surface of a, surface tension of the bubble pulls at the surface of the bubble, surface tension of the bubble pulls at the surface of the bubble, trying to reduce its surface area, trying to reduce its surface area. Next line से, this result in, trying to reduce its surface area, this result in the bubble achieving a minimal surface, achieving a minimal एक नया शब्द है आप लोगों के लिए शायद, मिनिमल मतलब बहुत, मिनिमम नहीं, इसको मिनिमल भी बोलते हैं, मिनिमल, ठीक है। 3D के टर्म में जब बात करते हैं ना तो मिनिमल बोल देते हैं, मिनिमम नहीं बात करेंगे। मिनिमल सरफेस विच इज अ स्फीयर, किसके बारे में, 3D ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मिनिमल सरफेस विच इज अ स्फीयर। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अ मिनिमल सरफेस, अ मिनिमम नहीं, मिनिमल, अ मिनिमल सरफेस मतलब वही है, मिनिमम ही मतलब है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। द मिनिमल सरफेस is the smallest possible surface, is the smallest possible surface containing a given volume, containing a given volume. Next line से लिखिए, containing a given volume. A minimal surface is the smallest possible surface containing a given volume. एक गिवन वॉल्यूम दिया है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम कब होगा, जब वो सरफेस कैसा ही हो, स्फेरिकल सरफेस हो। देख लिए, समझ लिए, जैसे कोई मान लो शेप है, वो ऐसे ऐसे इरेगुलर टाइप की शेप है, इरेगुलर टाइप की शेप है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। भाई यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है क्या, ये सोप मॉलिक्यूल इधर नहीं है ना, ये सारे अंदर है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और अट्रैक्ट करके क्या करना चाहेंगे, ये अपने शेप को, वॉल्यूम फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो उस वॉल्यूम पे क्या चाहिए इनको, मिनिमम सरफेस एरिया, क्या चाहिए, मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये घुमा फिरा के इसको क्या करेंगे भाई, तुम क्या बन जाओ, स्फेरिकल के शेप में बन जाओ, स्फेयर के शेप में बन जाओ। तो ये सारे फोर्स ऐसे ऐसे आपके लग रहे होंगे। तो ये सारे ऐसे, कैसा भी लिक्विड गिरा, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स जब गिर रही थी तो आपने देखा होगा कि नल से जब गिरती है तो ऐसे कुछ शेप होता है, ठीक है, ये नल है आपका और यहाँ नल से वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही होती है, तो मान लो कि ऐसे कुछ शेप होती है, इस टाइप की शेप, और ऐसे से नीचे जब आती है तो ये क्या हो जाती है, ये परफेक्ट एकदम परफेक्ट स्फेयर में कन्वर्ट हो जाती है। जब गिर रही होती है तो ये स्ट्रेच होती रहती है ना, देखो ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेच मटेरियल, एकदम ऐसा होता है ना, एकदम टपक रही होती है, टपकते हुए देखो तो क्या होती है, ऐसा खिंच जाती है, और खिंचने के बाद जब होती गिरती है तो कैसी हो जाती है, स्फीयर। तो क्या इलास्टिक मटेरियल की बनी है क्या, जो स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेच क्यों हो रही है, सरफेस टेंशन के कारण। वाटर क्या इलास्टिक मटेरियल का है, नहीं है, लेकिन ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन इट लुक लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। बात समझ में आई, कैसा भी शेप होगा घुमा फिरा के किस में आ जाएगा, स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और लिखो लाइन, नेक्स्ट लाइन से लाइन लिखो इसमें, सोप बबल विल ऑलवेज बी स्फेरिकल, सोप बबल विल ऑलवेज बी स्फेरिकल एंड साइज ऑफ द बबल डिपेंड्स ऑन द kind of soap used, size of the bubble depends on the kind of soap used। सोप बबल है, अब वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, सोप पे डिपेंड कर रहा है, वो इस पे और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सोप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब उसका क्या है, डिटेलिंग हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है, कि कब छोटा बनेगा कब बड़ा बनेगा, इन सब बारे में हमको नहीं जानना है। बस हम ये जानते हैं कि जो साइज होगा बबल का वो क्या इस पर डिपेंड करेगा, सोप पर डिपेंड करेगा। चलिए
नेक्स्ट लाइन से लिखो, वाटर हैव attractive intermolecular forces. Water have attractive intermolecular forces. Water have attractive intermolecular forces. ठीक है, water have attractive intermolecular forces. नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब हम लोग थोड़ा इसको इंटरमोलिकुलर लेवल पे सोचेंगे. देखिए आप सीक्वेंस समझिए. पहले मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन क्या क्या होता है, कहां कहां यूज होता है, कैसे हमको नेचर में दिखाई देता है. आप समझ के मैं आगे आपको क्यूरियोसिटी थोड़ी सी आपके अंदर डेवलप हुई. फिर हल्का फुल्का मैंने ऐसे बता दिया आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ये वो दुनिया की कहानी सब बता दी. ठीक है, तो समझ में आया कि सरफेस टेंशन होता क्या है, उसका हमने नेचर में देख लिया कि किस तरीके से वो चीज होती है. उसके पीछे का रीजन जानने की अब हम कोशिश कर रहे हैं. कैसे? अब इसके पीछे क्या पढ़ेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे. तो उसका रीजन हमको पता चल जाएगा. जब रीजन पता चल जाएगा तो थ्योरी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन के पार्ट पे आएंगे. और यही किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका भी है. कभी हमने क्या किया, पहले क्यूरियोसिटी डेवलप की, उसके बाद थ्योरी पढ़ी, थ्योरी समझ में आ गया, उसकी डिटेलिंग समझ में आ गई, उसके बाद हम कैलकुलेशन पार्ट में. आप लोग क्या करते हो? डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हो बिना थ्योरी पढ़े. अगर थ्योरी नहीं पढ़े हो तो वो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करे, सर में दर्द होने लगेगा. थ्योरी पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आता है. बात समझिए. कल मैंने आपको लैम्डा m इंटू टी बराबर बी बताया था ना, वो कौन सी वेवलेंथ थी? वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन और टेम्परेचर. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या था? हमारा कांस्टेंट वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ाया था ना. अब इसका सवाल पढ़ो, ऐसा बड़ा सा सवाल आता है कि इसका रेडिएशन का मैक्सिमम रेडिएशन ये होगा, वेवलेंथ ये होगी. अब तुम सवाल देख के ही डर जाओगे अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर नहीं है. थ्योरी अगर तुम्हारी अच्छी से क्लियर है तो देखते ही समझ में आ, ये तो लाप्ला उसका सवाल है, क्या कहते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट का लगा दो लैम्डा वन बराबर लैम्डा टू, मतलब जो भी है समझ में आ गया तुमको. तो थ्योरी जो है, थ्योरी पढ़ने का फायदा ये है कि जब आप सवाल पढ़ते हैं, अगर जितनी अच्छी थ्योरी पढ़े रहोगे, सवालों में दिया रहेगा तो सवाल अच्छे से समझ में आएगा. दूसरी बात, थ्योरी के सवाल भी आते ही हैं. ऐसा तो है नहीं कि थ्योरी के सवाल नहीं आते हैं. थ्योरी के बहुत जटिल सवाल आते हैं. तो थ्योरी के सवाल आप रट तो सकते नहीं हो. कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया ना, समझा दिया, आपके दिमाग में बैठ गया. अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप कर लोगे. ठीक है, इसको हम रट तो सकते नहीं है, थ्योरी बिल्कुल भी, और रटना भी नहीं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कोशिश तो नहीं कर रहे हम कि रटा रहे हैं, तुमको समझा ही रहे हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे आ गए. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नाम से ही समझ में आ रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिक्यूल्स. अभी तुम लोग वो नहीं, कोई बोल रहा है क्या? एक होता है बेटा, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा. इंट्रा मतलब बाहर. जैसे होता है फेस्ट वगैरह कराते हैं कि इंटर कॉलेज लेवल पे, या इंट्रा मतलब दूसरे कॉलेज भी क्या है, इनवाइटेड है. समझ रहे हो ना? मतलब समझो, इंटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? अपने ही अंदर, आपस में ही. जैसे कॉलेज की टीम बना दी ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, और आपस में ही अगर मैच करा लिया गया तो उसको बोलते हैं क्या? इंटर टूर्नामेंट. और इंट्रा टूर्नामेंट क्या हो गया? आपका बाहर का. तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं. ठीक है, तो लिखो फोर्सेस, द फोर्सेस which are acting the forces which are acting. लाइट नहीं है क्या बच्चों? लाइट है ना? वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? The forces which are acting among the molecule of different substance, among the molecule of different substance is known as intermolecular forces, is known as intermolecular forces. The forces which are acting, the forces which are acting among the molecules of different substance, among the molecules of different substance is known as intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. देखो इंटर और इंट्रा वाला इसमें नहीं चलेगा बेटा, वो हो सकता है कॉन्सेप्ट से थोड़ा हम लोग डेविएट हो गए.
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और अगर मैं बोलूं कि सेम सब्सटेंस में लग रहा है तो क्या बोलेंगे? कोहेसिव, कोहेसिव बोलेंगे उसको। समझो बात, समझो। थोड़ा हम लोग डेविएट हो गए, बात समझिए। इंट्रा वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो कॉन्सेप्ट मैं सोचा था उससे रिलेट कर दूं, लेकिन उससे रिलेट नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? डिफिनीशन है बेटा, उन्होंने फिजिक्स में अपनी बनाई डिफिनीशन है, हम लोग थोड़ा उसको उस लेवल पे लेके जा रहे थे, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। करेक्ट डिफिनीशन क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगा। और अगर सेम सब्सटेंस के बीच में, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स, ठीक है। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। वो हम अपने हिसाब से कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी सही है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं किया गया तो उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसको छोड़ दिए। ये समझ में आइए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगा। अगर सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा तो कोहेसिव फोर्स, अगर डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा तो एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो दिस इज ऑफ, लिखो दिस इज ऑफ टू टाइप्स, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लिखिए कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स। सेकंड लिखिए एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। फर्स्ट लिखिए, इसमें पहला लिखिए कोहेसिव फोर्स, हेडिंग डालेंगे छोटी सी हेडिंग, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। इसमें लिखिए द फोर्स विच आर एक्टिंग between molecule of, the force which are acting between, नहीं among लगाओ, among, between कब यूज होता है? जब केवल दो लोग होते हैं, और इसमें मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे ना, तो among लगाइए। the force which are acting among molecules of same substance, molecule of same substance is known as cohesive force. The force which are acting among molecules of same substance, this is known as cohesive force. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एडहेसिव फोर्स की। क्या हेडिंग डालेंगे? एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। इसमें लिखिए द फोर्स विच आर एक्टिंग among molecule of different substance, the force which are acting among molecules of different substance, are known as adhesive force, फिर लिखिए range of intermolecular force, range of intermolecular force is 10 की पावर -9 मीटर, is 10 की पावर -9 मीटर। रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज 10 की पावर -9 मीटर। अब देखिए एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखेंगे वाटर ग्लास, ऐसे लिख लो, मैं समझा देता हूं, बस आपको लिखाऊंगा नहीं, बस क्योंकि बहुत, मतलब आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं अपने आप। लिखिए वाटर ग्लास, मरकरी ग्लास, इंक, पेपर और वॉल पेंट,
वॉल पे किया गया पेंट। बात समझिए, जैसे देखो पानी इसमें है ना, मान लीजिए, ठीक है, और इस वाटर को अगर मैं इसमें गिरा देता हूं, देखो, तो क्या पूरा पानी ट्रांसफर हो गया? पूरा पानी ट्रांसफर हो गया? बताओ। कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसमें है, क्यों है? हाँ, किसके कारण? एडहेसिव फोर्स के कारण। देखो पहले एडहेसिव शब्द का मतलब समझिए। एडहेसिव शब्द का मतलब क्या होता है? चिपकाना। एडहेसिव से फेविकोल क्या है? इट्स अ एडहेसिव। एडहेसिव है ना, फेविस्टिक आती है, वो क्या होती है? एडहेसिव। एडहेसिव शब्द का मतलब क्या है? चिपकाना। अब इस वाटर ग्लास को आप लोग देखोगे तो इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? चिपके हुए हैं। तो इनके बीच, बात समझिए, ग्लास, अच्छा, वाटर ग्लास का मतलब वाटर और ग्लास, स्टील का ग्लास नहीं, ग्लास, समझ में है? ठीक है, अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, स्टील और ग्लास वाला ग्लास, जो ग्लास का ही बना है, ग्लास मटेरियल का है। मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, नाउन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? ग्लास नहीं है, वो ग्लास है, समझ में आया? चलो, तो देखो, इसके ग्लास का जो मटेरियल है उसके आपस में क्या होगा? एक कोहेसिव फोर्स होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। भाई ग्लास बना हुआ तो उसमें क्या होगा? इसका भी तो ग्लास का मटेरियल है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? एक कोहेसिव फोर्स होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? कोहेसिव, मतलब कोहेसिव फोर्स होगा वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में। बेटा देखो, जैसे ये ग्लास है ना, तो ये ग्लास भी तो किसी मटेरियल का बना है ना, ग्लास मटेरियल से बना है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। और यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या है? थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है, तो इसके अपने मटेरियल के बीच में क्या होगा? जो ग्लास, कोहेसिव फोर्स। लेकिन वाटर और ग्लास, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एडहेसिव फोर्स, और वो ज्यादा होगा वाटर के कोहेसिव फोर्स से। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया? इसकी वजह से इसमें चिपक गया। मतलब इसके अपना फोर्स, जो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, या ऐसा कह सकते हो एडहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर एंड ग्लास, एडहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर एंड ग्लास इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। इस वजह से ये ग्लास, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, इस पे हमारे थोड़े से चिपक गए। बात समझ में आ गई? लेकिन ये मरकरी के साथ नहीं होगा। अगर आप मरकरी को ग्लास में रखेंगे, ग्लास वाले ग्लास में ना, नॉर्मल ग्लास में नहीं। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? ग्लास मटेरियल की चर्चा कर रहे हैं। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर वो ग्लास कुछ और है, चीनी मिट्टी का ग्लास है, नहीं, वो नहीं है। तो मरकरी और ग्लास, मरकरी और ग्लास, अगर इसमें हम मरकरी, समझ लो मरकरी तो नहीं है हमारे पास, मरकरी अगर इसमें हम पोर करते, इसके अंदर डालते और इससे हम क्या करते? खाली करते, तो एक भी ड्रॉप मरकरी की इसमें स्टोर नहीं होती। सारी की सारी क्या होती? बाहर निकल जाती, सारी ट्रांसफर हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि कोहेसिव फोर्स बिटवीन द molecules of mercury is more than the adhesive force between mercury and glass। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब तो हम लोग नहीं करते इंक और पेपर, पहले लिखते थे इंक से, ठीक है? तो आप इंक के में लिक्विड है, तो उसमें क्या है? इंक का अपना मॉलिक्यूल्स हैं, तो इंक के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? एक कोहेसिव फोर्स होगा। और पेपर के बीच में, पेपर के पास भी अपना मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे भी क्या है? कोहेसिव फोर्स मान लेते हैं। तो इसका जो एडहेसिव फोर्स है बिटवीन द पेपर एंड इंक इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक। दैट्स व्हाई वो क्या होगा? उसके ऊपर चल जाएगा और लिखना क्या होगा हमारा? पॉसिबल है, क्योंकि इंक क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है ना, उधर ट्रांसफर हो रही है, तो एडहेसिव प्रॉपर्टी हो रही है ना, तो वहां पे क्या होगा? एडहेसिव फोर्स हमारा ज्यादा होगा और कोहेसिव फोर्स क्या होगा? कम होगा। वॉल पे पेंटिंग हम कराते हैं, वॉल में पेंटिंग हमने कराया, तो इसका क्या है? जो पेंट का मतलब पेंट इसके ऊपर क्या हो रहा है? चिपक जा रहा है, तो पेंट और वॉल का एडहेसिव फोर्स हमारा ज्यादा होगा। पेंट और वॉल का एडहेसिव फोर्स हमारा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? कोहेसिव फोर्स ऑफ द पेंट, कोहेसिव फोर्स ऑफ द पेंट। और अगर मैं कहूं नहीं, मैं मतलब किसी ऐसे मटेरियल से पेंट कराऊं जो, बात समझो, जैसे पेंट है ना, पेंट खुद ही को अपने को खींच ले, अपने को वो खींच ले, तो इस पे आएगा कैसे? भाई उसके मॉलिक्यूल सारे क्या हैं? इतना ज्यादा फोर्स है, वो उधर जाना चाहता ही नहीं, वो क्या है? उसको आप खींचे ले रहे हो,
उसके बावजूद आपस में खींच ले रहे हैं। भाई इसके ऊपर चिपकेगा तो तब जब उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पेंट हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल और पेंट इसमें क्या भी क्या है, यहां पे भी आपका एडहेसिव फोर्स ज्यादा, यहां पे भी एडहेसिव फोर्स ज्यादा, यहां पे भी एडहेसिव फोर्स ज्यादा, बट यहां पे कौन सा ज्यादा, यहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा। बात समझ में आ गई? लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन अपने आप। ठीक है, इसको लिख लीजिए, जगह छोड़ दीजिए थोड़ी सी, अपने आप लिखेंगे, घर जाके लिख, जो पढ़ा रहा हूं उसको लिख लेना, सब हवा में उड़ जाएगा ना, भूल जाओगे सब चीजें। चलिए जगह छोड़ दिया, नेक्स्ट लिखो। अब हम लोग करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। हेडिंग डालें, बताओ। अच्छा अच्छा, अभी क्लास खत्म होती है तब देते हैं, चलो ठीक। और सर इतनी देर से यही तो कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, यही तो बता रहे ना। अब समझो, अभी तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं समझा है, बता रहा हूं कैसा होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, उसको समझने की थोड़ी और कोशिश करेंगे ना। अभी तक तो हम ऐसा होता है भाई ना, कैसे हो रहा थोड़ा और उसको समझेंगे। तो वैसे बहुत सारी चीज समझा चुका हूं, तो मैं लिखाता जाता हूं और जहां समझाना होगा वहां समझा दूंगा। लिखो, ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी सरफेस टेंशन की, ये दी एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था लाप्लास। क्या नाम था, लाप्लास। तो लिखो लाप्लास, लाप्लास, प्लास को लाने वाले लाप्लास। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है बेटा, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में बच्चे पढ़ते हैं ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुम लोग नहीं पढ़ोगे, मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं। लाप्लास साइंटिस्ट gives this phenomena of surface, gives this phenomena, बस इतना ही लिख दो, gives this phenomena। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, surface tension is a molecular phenomena, surface tension is a molecular phenomena and its root cause is surface tension is a molecular phenomena। फिनोमिना का क्या मतलब है बेटा, हाँ, फिनोमिना का मतलब यही है कि जो फैक्ट, मतलब फैक्ट या इवेंट है, मतलब ये चीजें एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ट्रू हैं। ऐसी कोई मैं हाइपोथेसिस नहीं बता रहा हूं आपको, ये चीजें क्या हैं, एक्चुअल में ट्रू हैं। ठीक है, तो और ये मतलब क्या है, मतलब प्रकृति में होती हैं ये सारी चीजें, क्या है, नेचर में हो रही हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज ए मॉलिक्यूलर फिनोमेना एंड इट्स रूट कॉजेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट्स रूट कॉजेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब कंफ्यूजन आ गया, इट्स रूट कॉज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी तो मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताया था, अब मैं क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कंफ्यूजन आ गया? ठीक है, थ्योरी में भी आ सकता है, सवाल में भी आ सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी फोर्स है जो अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे होते हैं बेटा, ठीक है भाई, सेम अगर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे और निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन कहीं कहीं हो रहा है, कहीं पे रिपल्सन हो रहा है, तो इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी, इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी। कहीं पे भी अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप के फोर्सेस हमारे इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहीं पर भी अगर हमारा अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप का फोर्स हमारा इन्वॉल्व हो रहा होगा तो उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये ब्रॉड कैटेगरी है। और मॉलिक्यूलर लेवल पे आए तो क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वहां पे क्या आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये चीजें हैं, समझ में आया आपको?
तो हम हमारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है थ्योरी में, क्या आ सकता है कि कि ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, क्या ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे। लेकिन हो सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपके ऑप्शन में ना हो, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया सबको कि दिस सरफेस टेंशन इज अ मॉलिक्यूलर फिनोमेना, इट्स रूट कॉजेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैंने 4 चीजें लिखवाई हैं आपको, उसका जरा एक्सप्लेनेशन लिखो, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। अभी लिखा है ना, तो लिखो। चलो लिखिए बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, लिखो लिखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, लिख लो, इसको समझाते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस देन द मॉलिक्यूलर फोर्स रेंज, if the distance between the molecule is less than the molecule force range, then molecule will attract each other। लिख लो, इसको समझाते हैं। The distance, if the distance between the molecule is less than the molecular force range, then molecule will attract each other। देखो छोटी सी चीज है, मतलब ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्या मॉलिक्यूलर रेंज कितनी है बेटा, 10⁻⁹ मीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी जो 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगा, और 10⁻⁹ मीटर से कम है, तब ये क्या, अरे तभी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो केवल इतनी रेंज में इफेक्टिव है, इससे ज्यादा रेंज पे इफेक्टिव नहीं है। तो जब ये रेंज में मॉलिक्यूल आएगा तभी तो आप उसको पकड़ोगे कि हाँ भाई आओ मेरे रेंज में आओ, तो कम से कम तो ये आए तो रेंज में, रेंज से दूर भागा जा रहा है तो आप उसको पकड़ पाओगे, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। और इसकी रेंज में आ गया 10⁻⁹ या उससे कम, तो आप क्या करोगे, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही चीज लिखाई है मैंने कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस देन द मॉलिक्यूलर फोर्स रेंज, देन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गया, कोई फैंसी लाइन नहीं है एकदम। और इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, डू नॉट अटैक ईच अदर। ठीक है, लिखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मोर देन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मोर देन द मॉलिक्यूलर फोर्स रेंज, is more than the molecular force range, then they do not attract each other, they do not attract each other। देखो अट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे रिपल नहीं बोलेंगे, ठीक है, बस ये है कि अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, खींचेगा नहीं ना, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा नहीं कि रिपल करेंगे, क्योंकि रिपल करने के लिए फोर्स लगना जरूरी है ना बच्चों, तो फोर्स है ही नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो 10⁻⁹ पे क्या है कि ताकि इफेक्टिव है, तो रिपेल कहां से कर देगा, रिपेल तो नहीं करेगा लेकिन अट्रैक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई है, ऐसा नहीं कि इधर अट्रैक्ट कर रहा है तो उधर रिपेल करेगा, रिपेल करने के लिए भी तो फोर्स चाहिए, कहां से आ जाएगा फोर्स, 10⁻⁹ तक ही इफेक्टिव है, उससे आगे कहां आ जाएगा फोर्स। बात समझ में आ गई, तो 10⁻⁹ के अंदर अगर है रेंज तो अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर ज्यादा है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियरली समझिए। चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको समझाते हैं। आपको मैंने बता दिया कि एक ये मान लीजिए वाटर बबल है, और इसमें क्या है, इसमें फोर्सेस लग रहे हैं इसके सेंटर की तरफ। देखो यहां पर एक क्या है, ये यहां पे मान लीजिए मॉलिक्यूल है, यहां पे मॉलिक्यूल है, यहां पे है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, सब जगह क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके हैं। और ये देखो बच्चों समझो, स्फीयर है तो ऐसा नहीं कि इसकी बाउंड्री पर ही है, हर जगह पे होंगे, हर जगह पे मॉलिक्यूल्स हैं, हर जगह पे मॉलिक्यूल्स हैं। और ये टोटल मैं इसकी ये रेडियस मान लेता हूं 10⁻⁹ मीटर, ये 10⁻⁹ तो ये भी 10⁻⁹। इसको बोलूंगा क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा सर्किल
ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि अगर इतने में कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके बाहर यहां पर होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। भाई इसकी क्षमता क्या है, इतने में ही अट्रैक्ट करने की क्षमता है, क्योंकि इसका इंटर मतलब रेंज कितनी है, 10⁻⁹ मीटर। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, ऐसा नहीं कि इसकी सरफेस पे ही मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पे यहां पर भी इसको भी अट्रैक्ट ही कर रहा होगा, लेकिन हम आउटर सरफेस को लेके चले। ये क्या हो गया, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, या इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ, क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। देखो सब फैंसी लाइंस हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, कुछ भी बोल दो। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इतने ही स्फीयर में तो हो रही है, तो इसको क्या बोल दिया, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन होती क्यों है भाई। सरफेस टेंशन मैंने बोला कि ये जो सरफेस है ये एक वाटर की स्किन बन जाती है, स्किन बन जाती है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, थोड़ा एटॉमिक लेवल पे जाके सोचते हैं। तो इसको मुझे मिटाना है बच्चों, तो नोट करिए आप लोग, तो अच्छे समझाते हैं आपको। एटॉमिक लेवल पे जाके समझाते हैं कि एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा होगा। चलें आगे, चलें बच्चों, चलें आगे चलें। नोट हो गया बच्चों, हो गया? चलिए अब हम लेते हैं एक, समझिए थोड़ा, यहां पे मान लीजिए वाटर हमारा फिलअप है, देखो एक हम ले लेते हैं, हाँ एक ले लेते हैं एकदम बॉटम पे, इस पे ले लिया एकदम बॉटम पे, और ये मान लीजिए कि सरफेस है, ये क्या है, इसकी सरफेस है। और एक हम ले लेते हैं एकदम इसकी, और एक ले लेते हैं हम इसे इसके ऊपर। देखिए इसके ऊपर ये क्या है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये यहां पर क्या हो रहा होगा, सारे फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे भाई, ये इधर लगा रहा होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अंदर के साइड में फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे को, अच्छा यहां पे भी हो सकता है, यहां पे ये सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कितनी रेंज है इसकी, 10⁻⁹ है, उससे ज्यादा नहीं, तो ये इतने तक लगा रहा, फिर ये पहुंचा तो ये आगे गए उस पर लगा रहा होगा, तो सब एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे, फोर्सेस लगा रहे होंगे, फोर्सेस लगा रहे होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां पे देखिए, यहां पे समझिए, यहां पे हमने समझा कि ये ऐसे और ये ऐसे, फिर ये फोर्स लगा और ये इस तरह का फोर्स लगा। अब देखो ये सारे भी क्या हैं, इधर फोर्सेस हमारे लगा रहे हैं, ये सारे क्या हैं, फोर्सेस हमारा लगा रहा है। बट इस वाले सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को मानो कि जो ये बबल भी क्या है आपका, ये वाटर की सरफेस से नीचे, वाटर की सरफेस से नीचे, ये मैंने ये बनाया, ये वर्चुअल है, ये स्फीयर क्या है, वर्चुअल है, ये एक्चुअल में है नहीं, ये कितना ही आधा ही है ये। ठीक है, ये लेकिन यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा तो उसका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने ड्रॉ किया, उसका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया। तो इसके नीचे की रेंज, नीचे पे तो नीचे पे वाटर मॉलिक्यूल हैं, नीचे पे वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो वो तो फोर्स इसको लगाएंगे, लगाएगा नहीं लगाएगा। अच्छा ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है नहीं है, तो ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, एयर। अच्छा इधर फोर्स लग रहा होगा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, बोलो है कि नहीं है, इधर है, इस साइड में है इधर, और इधर है, इधर है, इधर है, सब जगह है। ये वाले तो कैंसिल हो गए, और इनका जब सम करोगे तो बेटा अगर तुम इनका वेक्टर थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा है, तो नेट फोर्स किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई ऊपर कोई फोर्स है हमारा, ऊपर फोर्स नहीं है,
ये फोर्स और ये फोर्स मान लो कैंसिल होगा, तो नीचे फोर्स क्या लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा, इंटरमोलिकुलर में भी कौन सा, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि बिटवीन द सेम वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर भी लगा, क्या ये हर जगह लग रहा है, जहां भाई ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए, क्या इनसे आएगा टेंशन, इनसे टेंशन नहीं आएगा, किससे आएगा, जो मॉलिक्यूल्स उसकी एकदम सरफेस पे है, तो सरफेस की वजह से क्या आएगा, हमारा नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, ये क्या लगेगा, कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जब वो नीचे फोर्स लगेगा तो तभी तो ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक टेंशन प्रोवाइड करेगा, उसी की वजह से क्या आ रही है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन डेवलप क्यों हो रहा है, डेवलप हो रहा है कोहेसिव फोर्स के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण। और इसका मैं अगर सेंटर वो ड्रॉ करूं जगह, देखो ये कितना है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है 10⁻⁹ मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 10⁻⁹ मीटर। तो ये एरिया हो गया आपका, ये जगह हो गई, ये तो समझाने के लिए केवल है। बस ये आपका क्या होगा, ये नेट फोर्स आपका डाउनवर्ड दिशा में लगा, और नेट फोर्स डाउनवर्ड दिशा में लगने से क्या हो गया, सरफेस टेंशन हमारा डेवलप हो गया। सरफेस पे ही क्यों डेवलप हुआ, समझ में आया, क्या बीच में कहीं डेवलप हो सकता है, नहीं डेवलप हो सकता है, बीच में कहीं भी डेवलप नहीं हो सकता है, सरफेस पे हमारा क्या हो गया, डेवलप हो गया। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये मान लो बीकर लिया था, बीकर लिया, और अब इसको मैंने थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा सा बड़े उसमें डाल दिया, मतलब इस बीकर का साइज मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बीकर का साइज मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब बीकर का साइज हम बढ़ा देंगे तो ये वाटर क्या होगा, वाटर थोड़ा सा लेवल इसका नीचे आ जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कम मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे कि और ज्यादा मॉलिक्यूल्स लगा रहे होंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, तो सरफेस टेंशन घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आप समझिए, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन द सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। अच्छा उल्टा कर दो, खींच लाया इसको, छोटा कर दिया, सरफेस एरिया कम हो गया, इसको लिया मैंने कम, तो अब सरफेस कितनी बची, इतनी, तो मॉलिक्यूल जो उसको कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो गए, कम, तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, कम। तो क्या रटना है आपको, सरफेस एरिया बढ़ाया तो सरफेस टेंशन बढ़ा, सरफेस एरिया कम तो सरफेस टेंशन कम। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है, रटना पड़ेगा, क्या याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। चलो क्या लिखा दूं, अच्छा इसमें बहुत ज्यादा लिखाने वाला नहीं है, लिखो इसमें सरफेस एरिया एक बात और लिखाना है, एक बात और समझिए, थोड़ी एक लाइन और समझिए बच्चों, वापस आइए, वापस आइए, हाँ थोड़ा और समझो, थोड़ा सा और इसमें समझ लो। जब मैंने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो ये बताओ कि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेंगे। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, भाई सरफेस क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, तो सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, इसका मतलब सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस भी हमारा बढ़ गया। तो बढ़ा का मतलब कहां से बढ़ेगा, कोई आपका वाटर भाई यहां से उठ के यहां पे जाएगा, भाई वाटर मॉलिक्यूल्स कोई, इतने ही मॉलिक्यूल्स अभी थे, अभी कोई मॉलिक्यूल क्या होगा नीचे से यहां पर आएगा, और कोहेसिव फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये इसको ऊपर जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, भाई जाएगा ना ऊपर, जाएगा। जैसे ही हमने इसका सरफेस एरिया बढ़ाया, सरफेस एरिया बढ़ाया, वैसे ही क्या होगा इसका, भाई इसकी इस पे जो आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हमारे
इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो वाटर मॉलिक्यूल से ही तो इंक्रीज होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल कहीं बीच में होगा कहीं, तो नीचे से ऊपर जाएगा। और कोई सी फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कुछ निगेटिव वर्क डन हुआ। क्या हुआ, निगेटिव वर्क डन। और जो निगेटिव वर्क डन है वही यहां पर एक सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसे, सरफेस एनर्जी, जो हम लोग आगे में चर्चा में करेंगे। भाई कुछ हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गया तो कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में उसने क्या किया, वर्क डन किया। कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर और कोहेसिव फोर्स नीचे। तो जब अगेंस्ट में वर्क डन करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी कैसे स्टोर हुई, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। कैसी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सरफेस पोटेंशियल हमारी एनर्जी क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सरफेस पे स्टोर हो जाएगी। आगे हम लोग इसका सब कैलकुलेशन का पार्ट भी करेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। चलो इसको लिख लो, लिखा देता हूं। वर्क डन बाई द मॉलिक्यूल, वर्क डन बाई द molecule against, work done by the molecule against cohesive force, work done by the molecule against cohesive force, and this negative work done, and this negative work done against cohesive force, and this negative work done is stored in molecule as potential energy, as potential energy. This energy is known as surface energy. This energy is known as surface energy. फिर लिखो नेक्स्ट लाइन से, व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज, ऐसे लिखा करो, सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इंक्रीज में बस ये एरो बना दो। व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज, जल्दी लिखने का तरीका बता रहा हूं, व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज, कॉमा लगाओ, नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज, नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज, फिर कॉमा, सरफेस टेंशन इंक्रीज, when surface area increases, फिर कॉमा, नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज। ठीक है, फिर लिखो कोहेसिव फोर्स इंक्रीज, कोहेसिव फोर्स इंक्रीज, इसी में कॉमा लगा के, फिर सरफेस टेंशन इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, सरफेस टेंशन इंक्रीज। समझ में आ गया, सब इंक्रीज हो गए, सब बढ़ गए। सरफेस एरिया बढ़ा तो नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज, कोहेसिव फोर्स इंक्रीज, सरफेस टेंशन इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, इफ सरफेस एरिया डिक्रीज, इफ सरफेस एरिया डिक्रीज, आगे की कहानी खुद लिख लेना, लिख लोगे, सरफेस एरिया डिक्रीज तो नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, सरफेस एनर्जी डिक्रीज। This whole explanation is given by the Laplace. Laplace ने सारी explanation दी थी। और बच्चों आज मुझे 5 मिनट थोड़ी जल्दी छोड़ना है, ठीक है, कुछ काम है मुझे, तो छोड़ देता हूँ मैं क्लास। ठीक है, कल आप लोग को थोड़ा सा जल्दी वो पढ़ाऊंगा, मतलब थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे आएंगे। ठीक है, और सुन लो बेटा, 1:05 तक आ जाया करो आप लोग, मैं भी लेट करता हूँ, मुझे भी बोलो देर, मैं देर से आता हूँ, आप लोग का भी नुकसान होता है, मुझे भी टोका करो, मैं आ जाऊँगा। 1:05 तक कोशिश करिए आप लोग आ जाइए, बच्चों में कोशिश करूंगा मैं आ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम लॉस नहीं करना बिल्कुल।